हिजाब बैन के बाद कर्नाटक के राज्य में हलाल मीट का मुद्दा तूल पकड़ रहा है। अब हिंदू संगठन अभियान चलाकर जगह जगह पर्चे बांट रहे हैं और मुसलमानों की दुकानों से हलाल मीट नहीं खरीदने को कहा जा रहा है। राज्य में कुछ जगहों पर झड़प भी हो चुकी है। हलाल और झटका मीट को लेकर आपसी बहस शुरू हो चुकी है। दक्षिणपंथी समूह हलाल मीट पर प्रतिबंध लगाने की मांग उठा रहे हैं। इस वीडियो में आपको बताएंगे पूरा मामला। कर्नाटक के दक्षिणपंथी संगठन, जिनमें हिंदू जागृति समिति, श्री राम सेना, बजरंग दल समेत कई हिंदू संगठन गुरुवार से कर्नाटक में सड़कों पर घूमकर लोगों के बीच और दुकानों में जाकर पर्चे बांट रहे हैं और कह रहे हैं कि मुसलमानों की दुकानों से हलाल मीट ना खरीदें। उन्होंने मीट बेचने वाली दुकानों को डिस्प्ले बोर्ड जहां पर लगाए हुए थे हलाल मीट जहां पर लिखा था, उसे भी हटाने को कहा। हिंदुओं से मांग की जा रही है कि वे हलाल की जगह झटका मीट खरीदें। ये कैंपेन दरअसल उगादी या युगादी के तहत बड़ा बनकर नजर आ रहा है। उगादी, जिसे नया साल माना जाता है हिंदू कैलेंडर के अनुसार, उसके तहत इस पूरे कैंपेन को चलाया जा रहा है। ये त्योहार आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक जैसे राज्यों में मनाया जाता है। उगादी के बाद राज्य के विभिन्न समुदाय मांसाहारी भोज खाते हैं और आयोजन करते हैं पूजा का। उगादी को हिंदू नववर्ष माना जाता है और इसके अगले दिन मांस चढ़ाने की एक परंपरा है। लेकिन सोशल मीडिया पर और जमीनी रूप पर दक्षिणपंथी संगठनों की तरफ से हलाल मीट ना खरीदने की अपील की जा रही है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव सीटी रवि ने तो हलाल मीट को आर्थिक जिहाद का नाम दे दिया। हिंदू जन जागृति समिति के प्रवक्ता मोहन गौड़ा ने तो आरोप लगा दिया कि मुस्लिम दुकानों पर मिलने वाला मीट धर्मनिष्ठ नहीं होता है और इसीलिए इसका इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। गौड़ा ने बताया कि उगाड़ी के अगले दिन घरों में नॉनवेज पकाया जाता है और उसे देवी देवता को चढ़ाया जाता है, लेकिन मुस्लिम व्यापारी इसे अपने ईश्वर को चढ़ाने के बाद ही बेचते हैं। उन्होंने ये तक कहा कि इसीलिए हमारे त्योहार के योग्य ये मीट नहीं है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि मुस्लिम व्यापारियों द्वारा बेचे जाने वाले मीट का बहिष्कार होना चाहिए। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने बुधवार को कहा कि राज्य सरकार हलाल मांस को लेकर उठाई गई इन गंभीर आपत्तियों पर विचार करेगी। इस बयानबाजी के चलते कर्नाटक के शिवमोगा इलाके में हलाल मीट की एक विक्रेता को दक्षिणपंथी समूह के लोगों ने जमकर पीटा। वहीं एक अन्य घटना में एक होटल में घुसकर हलाल मीट बेचने वाले व्यक्ति पर अभद्र भाषा इस्तेमाल की गई और उन्हें धमकियां भी दी गई। आपको बता दें कि कर्नाटक में श्री राम सेना, जो एक बड़ा दक्षिणपंथी हिंदू संगठन है, उसके सचिव प्रमोद मुतालिक ने भी एक बड़े रूप से हलाल मीट का बहिष्कार करने की अगुवाई दी। उन्होंने इस बहिष्कार का कारण बताते हुए ये कहा कि मुस्लिम संगठन एक विशेष आर्थिक सिस्टम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे तोड़ना जरूरी बन गया है। इस हफ्ते में हिंदू जागृति के लोगों ने बेंगलुरु के विजयनगर और नेलामंगला के इलाकों में हलाल मीट अवेलेबल जो लिखा रहता है दुकानों पर, उसके बोर्ड्स भी हटवाए। आपको बता दें कि हलाल मीट के मुद्दे पर पहले एक और मुद्दा बढ़ चढ़कर राज्य में सामने आ रहा है और ये मुद्दा है कर्नाटक के मंदिरों में और मेलों में से मुसलमान व्यापारियों को हटाने का और उनके बहिष्कार का मुद्दा। ये बहिष्कार बेंगलुरु, चिकामंगलूर, हसन, तुमाकुरु और शिवमोगा जैसे इलाकों में नजर आया है। दक्षिणपंथी हिंदू संगठनों ने बेलूर के मंदिर में और तुमाकुरु के मंदिर में ये लगातार बोला है कि जो मेले होते हैं और जो सम्मेलन वहां पर होता है, वहां मुस्लिम व्यापारियों को नहीं आना चाहिए और सिर्फ हिंदू व्यापारियों की अनुमति की अपील की गई। और जिस तरह से मुस्लिम व्यापारियों को मेलों में आने से रोका जा रहा है, उसके बावजूद कर्नाटक सरकार ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि मुस्लिम व्यापारियों के बहिष्कार को रोकने के लिए वो कुछ नहीं कर सकती। सरकार के इस बयान के बाद राज्य के कानून मंत्री जेसी मधुस्वामी ने तो ये तक कह दिया कि इस बहिष्कार के पीछे एक कानूनी वजह भी है। 24 मार्च को उन्होंने असेंबली में कहा कि हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस एंड चैरिटेबल एंडाउमेंट्स एक्ट 2002 के तहत कोई भी जमीन या स्थान गैर हिंदुओं को नहीं दिया जा सकता।
कानून के विशेषज्ञों ने कहा है कि इस कानून का गलत इस्तेमाल कर मुस्लिम समुदाय के लोगों को और उनके व्यवसाय को निशाना बनाया जा रहा है। इन घटनाओं के तहत हिजाब का मसला भी चल रहा है, जो मुसलमान औरतों को शिक्षा प्राप्त करने से विलुप्त कर रहा है। 15 मार्च को कर्नाटका हाईकोर्ट ने हिजाब बैन को मान्यता देते हुए ये कहा कि हिजाब इस्लाम की प्रैक्टिस के लिए अनिवार्य नहीं है। उसके बाद से लगभग 20,000 से ज्यादा लड़कियों को जो 10वीं की शिक्षा प्राप्त कर रही हैं और एग्जाम्स दे रही हैं, उन्हें एग्जाम्स को छोड़ना पड़ा और भारी संख्या में उन टीचर्स का भी सस्पेंशन हुआ है जिन्होंने छात्राओं को हिजाब पहनकर परीक्षा लेने की इजाजत दी थी। हिजाब बैन और हलाल मीट बैन और मुस्लिम व्यापारियों की टारगेटिंग से एक ध्रुवीकरण की राजनीति साफ तौर पर कर्नाटका में नजर आ रही है। Karnataka has seen a number of calls for economic boycott of Muslims, trade and businesses of late. What started with a call for boycott of Muslim vendors in Udupi and in Shimoga in the Marikamba Jatre and other temple fairs has quickly grown on to widespread calls for boycott of all Muslim businesses, for boycott of Muslim vendors, Muslim shopkeepers who are selling halal meat, for a boycott of all halal meat. The situation in Karnataka is really alarming, and there are a number of factors that we have to keep in mind as we're considering how to deal with the situation. The first is the fact that while the call for boycott has come from non-state actors like Bajrang Dal and the VHP, the government has done nothing to address this call for a boycott, which is absolutely unconstitutional, which is violative of Article 15, which is violative of Article 19 and violative of Article 21. Instead, there are many ministers within the government, there are elected representatives from the Bharatiya Janata Party who have gone on to support these calls. Even today, Minister Shashikala Julle has said that she supports the call for boycott of halal meat. What must also be noted over here is that on the ground, there is little support among the trading community or little support on the ground for boycott of say halal meat or say boycott of vendors in the temple fairs. But what we are seeing is a collaboration between Kannada TV channels and also the right-wing elements like the Bajrang Dal and the VHP. So it's almost like they're working in tandem to create an atmosphere and to create widespread fear and anxiety. So they say the Hindu Janak Jagriti Samiti will release one video saying that we give a call for boycott, and the Kannada media channels will play that up the whole day, and then somebody else, like say for example a person known as Kali Swami, will like release a video and it will go up. But it's not like as if on the ground that people are wanting to boycott halal meat. Of course there has been complete communalization, of course there has been a lot of prejudice against Muslims, but the fact remains that it is not as if Hindu vendors in the temple fairs wanted the Muslims out, or it is not as if people are like saying that yes, we will boycott halal meat and go for Jatka. So like I was saying, on the ground there might not be much support, but the media, the regional TV channels and also the right-wing elements are working to create this atmosphere, and the government is there is complete inaction on the government to take action against those who are giving calls for boycott. Suo moto FIRs need to be registered by the police against those who are giving a call for economic boycott, those who are giving a call for boycott of Muslims, and they're trying to wedge a religious divide. They're trying to create disharmony, and FIRs need to be registered against them under sections 153A, under IPC section 5052, 295A, but we're not seeing any of these. On the other hand, we saw the Karnataka police register a suo moto FIR against the Kannada actor Chetan for a tweet he had written, for a tweet which he had composed and tweeted about a particular judgment which one of the judges of the Karnataka High Court had delivered a few months back. Right. So why is it that the police are not acting? So what is the Home Minister doing about it is the first question. The second thing is also we've seen that ministers lie on the floor of the assembly, on the floor of the legislature about this. So when Bajrang Dal gave calls for a boycott of Muslim vendors in temple fairs, or for them not to be given, not to be allowed to vend in the temple fairs, the minister stated that
the Hindu Religious Institutions and Charitable Endowments Act, Rule 31 prohibited non-Hindus from vending over there, and it was not true. It is a lie. In fact, Rule 31(2) says that long-term lease cannot be allowed, but it nowhere says that this applies to temple fairs which are not even happening on temple property. And even if there is temple property involved, the rule only says that lease is not allowed. It doesn't say that licensing is not allowed. So we have ministers who are lying on the floor of the house. We have ministers and MLAs who are giving provocative statements. We have the state police and the DGP of Karnataka who have been complicit in this hate mongering by not saying anything at all, by not registering any FIRs. We have big businesses in Karnataka. We have we have various people in the IT industry. We have various startup leaders over here who are always talking about the ease of doing business, but other than Ms. Kiran Mazumdar-Shaw, nobody has spoken about this boycott, and nobody has condemned this boycott. So the kind of atmosphere which has been created, all of the business leaders, the state police, the state BJP, the ruling government, all of them are complicit in this. तो जो कर्नाटका हाई कोर्ट वर्डिक्ट का ऑर्डर है वो हम देख रहे हैं कि बहुत आर्बिट्रेरी है और वो सिर्फ मुसलमान औरतों पर पूरा बर्डन डालता है यूनिफॉर्मिटी को आगे ले जाने का. मतलब इतना आर्बिट्रेरी ऑर्डर इन द सेंस दैट इट डज नॉट स्पीक टू एनीबडी एल्स, इट डज नॉट एड्रेस एनीबडी एल्स. It puts the burden entirely on Muslim women. And एक और बात मैं जोड़ूंगी कि वर्डिक्ट जो है, क्योंकि वो डिसाइड कर रहा है औरतों के बिहाफ पर, मुसलमान औरतों के बिहाफ पर, कि आपको क्या पहनना चाहिए और क्या नहीं पहनना चाहिए. तो ऑर्डर इन itself is regressive, order in itself is patriarchal in nature. The High Court order empowers the mob to carry out these attacks. And similarly, now what we are seeing with other ideas of perceived Muslimness, of any idea of Muslimness which should be attacked, it's similarly being carried out by economically and socially boycotting Muslims, their businesses, their shops, their day-to-day life, their day-to-day livelihood. And another point being of this entire construct of boycotting halal foods or boycotting anything that is halal without even having an understanding